हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अचीवर एकेडमी में। आज का वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री का 2010 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यानी क्वेश्चन बैंक को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम लिखे। यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है। तो देखिए 4 नगरों का नाम, इसका आंसर है कि पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों की खोज की गई है, जिनमें 4 है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चांदुरु और लोथल। ऐसे बहुत सारे नगरों का खोज किया गया है, लेकिन ये जो 4 है ये प्रमुख नगर है। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम संतों की दरगाहों में हजारों भक्त क्यों जाते हैं? इसका आंसर देखिए, मुस्लिम संतों की दरगाह में हजारों भक्त जाते हैं क्योंकि वे संत मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल देते थे। अतः भक्त आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अल बिरूनी द्वारा भारत का वृत्तांत लिखने में आई किन्हीं 2 अवरोधों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसका आंसर है, पहली कठिनाई भाषा की थी, क्योंकि अल बिरूनी जो थे वो तो फारसी भाषा के जानकार थे, तो पहली कठिनाई भाषा की थी। संस्कृत के भावों को अरबी या फारसी में व्यक्त करना कठिन था। दूसरी थी धार्मिक रीति रिवाजों एवं मान्यताओं में भिन्नता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था 2010 में, बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताएं लिखें। बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताएं लिखें। देखिए 2 विशेषता में पहला विशेषता जो है इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल प्रांत में लागू किया गया। और नंबर 2, इस बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल की संपूर्ण कृषि योग्य भूमि जमींदार को दे दी गई। इस संपदा पर भू राजस्व निर्धारित किया, जिसे जमींदार निश्चित समय पर सरकार को जमा करते थे, अन्यथा उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि कौन सा दिवस पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है? क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा दिवस पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। देखिए क्वेश्चन बैंक 2009 का हम लोग पहला वीडियो में कर लिए हैं, ये दूसरा वीडियो में 2010 वाला देख रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। यानी 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो देखिए ये ग्रुप ए था, तो ग्रुप ए में जो 1-2 नंबर का क्वेश्चन था वो 5 है। अब देखिए ग्रुप बी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सब 5 नंबर के क्वेश्चन थे। क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल विकास की प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर में कारण बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल विकास की प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर में कारण बताइए। तो देखिए इसका आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली और नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की नगर योजना विशिष्ट थी। इन नगरों की मुख्य विशेषता इसका जल निकास प्रबंध था। इस नगर की नालियां मिट्टी के गारे, चूने और जिप्सम की बनी हुई थी। इनकी बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था, जिसके ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जा सकती थी। घरों से बाहर की छोटी नालियां सड़कों के दोनों ओर बनी हुई थी, जो बड़ी और पक्की नालियों में आकार मिल जाती थी। वर्षा के पानी के निकास के लिए बड़ी नालियों का घेरा 1 से 2 मीटर तक था। घरों से गंदे पानी के निकास के लिए बड़ी सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए थे। इन सब तथ्यों से प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने नगरों की सफाई की और अधिक ध्यान देते थे। नालियों के विषयों में मेके लिखते हैं, मेके महोदय एक बहुत बड़े विद्वान थे, मेके महोदय लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। एडी फुलस्कर के अनुसार मोहनजोदड़ो नगर के खंडरों को देखने वाला व्यक्ति नगर के योजनाबद्ध निर्माण और सफाई प्रणाली को
देखकर चकित हो जाता है। यह निकास प्रणाली निश्चित रूप से नगर योजना की ओर संकेत करती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अशोक के अभिलेखों की क्या महत्ता है? तो अशोक के अभिलेखों की क्या महत्व है? इसका आंसर यद्यपि मौर्यों के इतिहास को जानने के लिए मौर्यकालीन पुरातात्विक प्रमाण जैसे मूर्ति कलाकृतियां, चाणक्य का अर्थशास्त्र, मैगनीज की इंडिका, जैन और बौद्ध साहित्य एवं पौराणिक ग्रंथ आदि बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। इसका यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि महाभारत जैसे जटिल ग्रंथ को समझना इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही कठिन कार्य है। इस कथन का तर्कसंगत औचित्य निर्धारित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है कि महाभारत जैसे ग्रंथों को समझना इतिहासकारों के लिए एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए ग्रंथ के सभी पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे नंबर 1, सर्वप्रथम भाषा का परीक्षण किया जाता है कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों की भाषा थी, या संस्कृत जो विशिष्ट वर्गों द्वारा बोली जाती थी। नंबर 2, इसके बाद ग्रंथ के प्रकार पर ध्यान दिया जाता था कि ग्रंथ को कौन सा वर्ग पढ़ता या सुनता था। तीसरा पक्ष लेखकों के बारे में जानने का प्रयास करना। इसमें इतिहासकार ग्रंथ के लेखकों, दृष्टिकोण और विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार श्रोताओं और अभिरुचियों का भी परीक्षण करते हैं, क्योंकि यह जानना भी आवश्यक है कि लेखकों ने श्रोताओं की अभिरुचि का ध्यान ग्रंथ लिखते समय रखा अथवा नहीं। नंबर 5, इसके बाद ग्रंथ की रचना के काल और रचना भूमि का विश्लेषण किया जाता है। इतने पक्षों का विश्लेषण करना निस्संदेह एक कठिन कार्य होता है, खासकर जब ग्रंथ महाभारत जैसा महाकाव्य हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? बुद्ध की प्रथम संसार यात्रा से उनके जीवन कैसे बदल गया? बुद्ध की प्रथम संसार यात्रा से उनकी जीवन कैसे बदल गया? एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग VVI टिक लगा लीजिएगा इसमें। देखिए इसका आंसर है, एक बार उन्हें बाहर घूमने के लिए ले जाया गया। बाहर एक वृद्ध, एक बीमार और एक मरे हुए व्यक्ति को देखकर वे घोर निराश में डूब गए और उन्हें अनुभव हुआ कि मनुष्य निवासन है। उन्होंने गृह त्याग का एक सन्यासी को भी देखा जिस पर बुढ़ापे, बीमारी और मरण का कोई असर नहीं था। इसलिए सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे सभी संन्यास का रास्ता, यहाँ पर जरा सा गलत है कि इसलिए बुद्ध ने निश्चय किया कि वे सभी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। निराशा में जाते हुए उन्होंने गृह त्याग दिया और जीवन का सत्यता की खोज में उलझ गए और उन्होंने तपस्या के अनेक मार्ग अपनाए। उन्होंने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दिए, परंतु सफलता न मिलने पर इसका त्याग कर दिया और सामान्य होकर ध्यान में डूब गए और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाने लगे। इसके बाद वे अपनी शिक्षाओं के प्रचार करने लगे। आइए देखते हैं। अब देखिए ये था ग्रुप ए, ग्रुप बी में कैसे सेक्शन हो गए? एक सेक्शन ग्रुप बी में। अब देखते हैं सेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10, स्पष्ट कीजिए कि आईन अकबरी आज भी अपने समय का असाधारण ग्रंथ क्यों है?
देखिए यह जैक में 2013 और 2015 ने क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया। इसका मतलब यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है तो अच्छी बात है, मिला लीजिएगा। इसका आंसर है आईन अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा था, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया। आइन इतिहास लिखने के लिए ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। तीसरी जिल्द आईन अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। आइन 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासक का विस्तृत विवरण देते हैं। मंजिल आज़ादी, एक भाग का नाम है मंजिल आज़ादी है, सिपाही आबादी और मुल्क आबादी क्रमशः शाही परिवार, सैनिक व नागरिक प्रशासन तथा कृषि संबंधी विवरण का दस्तावेज है। कहते हैं कि आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज, अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आइन इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी तरीके के साथ देती है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आईन अकबरी का शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। आंकड़ों से संबंधित कुछ गलतियों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो आइन अपने समय के लिए एक असामान्य एवं अनोखा दस्तावेज के रूप में प्रतिष्ठित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 देखते हैं। मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। देखिए इसका आंसर है मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया। 16वीं-17वीं शताब्दियों में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसके लिए किताब खाना बनाया गया था। यह ऐसा स्थान था जहां सम्राट की पांडुलिपि का संग्रह रखा जाता था तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। इनकी रचना में अनेक लोग शामिल होते थे, जैसे कागज तैयार करने वाले, सुलेखन करने वाले, चित्रकारी करने वाले आदि। इनकी इच्छा जिल्दसाजी की जाती थी और अलंकृत आवरण बिठाया जाता था। पांडुलिपि तैयार करने वालों को सम्राट पदवियां और पुरस्कार देता था। पांडुलिपि के सुलेखन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि बर्नियर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखिए। सती प्रथा के बारे में उसने क्या लिखा था। तो देखिए सती प्रथा जो पहले होता था, सती प्रथा किसको कहते हैं? सती प्रथा यानी पहले जो होता था कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाए और उसको जलाने के समय में उसी आग में उसकी पत्नी भी कूद जाती थी, यानी आप अपने आप को उसमें दाह संस्कार कर लेती थी, उसी को सती प्रथा कहा जाता था। सती प्रथा हिंदुस्तान में था, 18वीं सदी तक था। उसके बाद में अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया। देखिए इसका आंसर, बर्नियर ने अपने दृष्टांत में भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। बर्नियर ने सती प्रथा जैसे तत्कालीन सामाजिक कुरीति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। उसने लिखा कि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, लेकिन उनमें से अधिकांश को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। स्त्रियां कृषि और उत्पादन तथा व्यापारिक कार्यों में भी भाग लेती थी। अब देखिए सेक्शन 2 में जो है यहाँ भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था। जमींदार लोग अपनी जमींदारों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। तो देखिए
जमींदार लोग अपनी जमींदारों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। देखिए, जमींदारों द्वारा अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण रखने के उपाय निम्न थे। नंबर 1, राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की नीलामी से जमींदार तंग आ गए थे। इससे बचने के लिए जमींदारों ने नया षड्यंत्र सोच लिया। संपदा की फर्जी बिक्री ऐसी ही रणनीति थी। नंबर 2, वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ भाग अपनी मां के नाम पर कर दिया था, क्योंकि कंपनी ने यह नियम बनाया था कि स्त्रियों की संपत्ति को छीना नहीं जाएगा। नंबर 3, नीलामी की प्रक्रिया में एजेंटों और नौकरों को शामिल किया गया। इस प्रकार संपदा पर जमींदार का अधिकार बना रहता था। फिर नंबर 4, कि जमींदार कंपनी को राजस्व नहीं देते थे और इस प्रकार उनकी भुगतान राशि बढ़ती गई। जब भू संपदा का कुछ भाग नीलाम किया तो जमींदार के संबंधियों ने ही ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया और रकम का भुगतान नहीं किया। यही प्रक्रिया बार बार चलती रही। नंबर 5, कि कुछ दिनों के बाद लोगों ने बोली लगाना बंद कर दिया। अंततः कंपनी को कम दाम पर जमीन जमींदार को बेचनी पड़ी। नंबर 6, जमींदारों ने नीलामी से बचने के लिए अन्य कई तरकीब निकाले। संपदा खरीदने वालों को यह तो जमीन पर कब्जा ही नहीं करने देते थे या मारपीट कर भगा देते थे। देखिए, यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर 5 पॉइंट दिखाया गया है। अगर आप लोग आंसर लिखते समय एग्जाम में अगर 1-2 पॉइंट कम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों का नंबर नहीं कटने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 1857 के विद्रोह से पूर्व भारतीय सैनिकों की अंग्रेजी शासन के विरुद्ध शिकायतों का वर्णन कीजिए। देखिए, यह क्वेश्चन 2010 में भी पूछा था और 2016 में पूछा है, मतलब यह क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि अंग्रेजी सेना के कार्यरत भारतीय सैनिकों में व्यापक असंतोष था और इस सेना के अधिकांश सैनिक और कनिष्ठ अधिकारी भारतीय थे। भारतीय सैनिकों में अपने कम वेतन तथा पदोन्नति की क्षीण संभावनाओं को लेकर रोष व्याप्त था। समुद्र पर शरावत भारतीय सैनिकों को या तो समुद्र पर भत्ते दिए हिन ही जाते थे अथवा अंग्रेजी सेना में यूरोपीय सैनिकों की तुलना में बहुत कम भत्ते दिए जाते थे। भारतीय सैनिकों में असंतोष का यह प्रमुख कारण था। सैनिक असंतोष का एक अन्य कारण सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 था, जिसके द्वारा सभी रंगरूटों के लिए जब कभी उन्हें ऐसा आदेश दिया जाए समुद्र पर सेवा करना अनिवार्य था। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कौन को है? क्वेश्चन नंबर 15, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? देखिए, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? देखिए, यह क्वेश्चन जो है 2010 में भी पूछा है और 2016 में भी पूछा है, मतलब कि यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसमें टिक लगा लीजिएगा, भी आएगा। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रतिरोधात्मक स्वरूप। नंबर 1, सरकारी अदालतों का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन ने सरकारी अदालतों का बहिष्कार करने के लिए भी सर्वसाधारण और वकीलों को कहा। गांधी जी के आह्वान पर वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया। नंबर 2, विदेशी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था ताकि विदेशी शिक्षा संस्थाओं और सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों के बाहर छात्रों एवं अध्यापकों का आह्वान किया गया और जो विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं बनाई गई थी उनमें छात्रों और शिक्षकों को अध्ययन और अध्यापन करने के लिए प्रेरित किया गया ताकि सरकारी या विदेशी सत्ता को शांतिपूर्ण हिंसात्मक प्रतिरोध के माध्यम से उखाड़ने के लिए वातावरण बनाया जा सके। नंबर 3, ग्रामीण जनता का असहयोगात्मक रूप। असहयोग आंदोलन का प्रतिरोध देश के ग्रामीण क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा था। उदाहरण के लिए उत्तरी आंध्र प्रदेश की पहाड़ी जनजातियों ने वन कानूनों
की अवहेलना कर दी, अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाया, कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से साफ मना कर दिया। आप लोग यहाँ तक भी आंसर लिखेंगे तो आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा, लेकिन अगर पूरा लिख देंगे तो अच्छी बात है। नंबर 4, सरकारी नौकरियों तथा कार्यों का बहिष्कार। इस व्यापक आंदोलन में प्रतिरोधात्मक रूप श्रमिकों तथा सरकारी कर्मचारियों ने भी निभाया। अनेक कस्बों और नगरों में कार्यरत श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। सन 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इसमें 30 लाख कार्य दिवसों की हानि हुई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, स्पष्ट कीजिए कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार और राज्यों के अधिकारों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए यह क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया क्वेश्चन है और 2010 में भी पूछा गया, मतलब यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। भारतीय संविधान व्यवस्थापिक संबंधी शक्तियों के बंटवारे के द्वारा केंद्र और राज्यों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य व्यवस्थापिका संबंधों का तात्पर्य ऐसे संबंधों से है जो कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के व्यवस्थापिका की शक्तियों का बंटवारा विषयों के 3 सूचियां बनाकर किया गया है। ये सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखिए संघ सूची क्या है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषयों का उल्लेख किया गया है। इन विषयों का संबंध संपूर्ण राष्ट्र से होता है। इनमें प्रमुख विषय है देश की सुरक्षा, विदेशी संबंध, युद्ध, संधि, रेल, वायुयान, समुद्री जहाज, डाकघर, टेलीफोन, प्रसारण, विदेशी व्यापार, नोट व मुद्रा, रिजर्व बैंक, जनगणना और आयकर इत्यादि। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त हुआ है। अब देखिए राज्य सूची क्या है। राज्य सूची में ऐसे 66 विषय रखे गए हैं जो स्थानीय महत्व के होते हैं, जैसे कि कानून व व्यवस्था, पुलिस, जेल, न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, राजस्व और औद्योगिक उन्नति इत्यादि। इन 66 विषयों पर सामान्य अवस्था में राज्यों के विधानमंडलों को ही कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन विशेष अथवा या संकट काल में इनमें से किसी विषय को या सभी विषयों को केंद्र सरकार को दे दिया जा सकता है। अब देखिए समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची में 47 विषय यानी 47 विषय हैं। ये ऐसे विषय हैं जो स्थानीय महत्व के होते हैं। इसी कारण इस सूची पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस सूची के विषय में दंड प्रक्रिया, मजदूर हित, कारखानों, नजरबंदी, विवाह विच्छेद, आर्थिक योजना, सामाजिक योजना, मूल्य नियंत्रण, बिजली, समाचार पत्र, छापे खाने इत्यादि। किंतु इस सूची के किसी भी विषय पर यदि टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। अब क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी में क्या है, देखिए ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि अबुल फजल कौन था, मुगल दरबार में उसका महत्वपूर्ण योगदान क्या था। तो देखिए अबुल फजल कौन थे, ये अकबरनामा के लेखक थे। तो देखिए इसका दरबार में महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा होगा, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए अबुल फजल अकबर का दरबारी सलाहकार, इतिहासकार तथा आईने अकबरी का लेखक था। यानी अबुल फजल कौन था, आईने अकबरी का लेखक था। अबुल फजल ने बादशाह अकबर के आदेश पर आईने अकबरी जैसे बेहतरीन ग्रंथ की रचना की। यह अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। आइन 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक रखती है। दूसरा भाग सिपह आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अफसरों, विद्वानों
कवियों और कलाकारों के संक्षिप्त जीवनियाँ शामिल है। तीसरा, मुल्क आबादी वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांत का बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकीय सूचनाएं तफसील से दी गई है, जिसमें उनकी तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयों के भौगोलिक स्थलाकृत और आर्थिक रेखाचित्र भी शामिल है। इस खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों को कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व भी दी गई है। सूखा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकार के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई है, जहां हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। नंबर 1, परगना यानी महल, किला, आरजी और जमीन ए पाइमद यानी मापे गए इलाके। नंबर 4, नकदी यानी नकद निर्धारित राजस्व, स्यूरगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान, जमींदार खाने और जमींदारों की जातियों और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही एवं हाथी सहित उनके फौज की जानकारी दी गई है। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत आकर्षक व पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और पांचवी किताबें भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक़ रखती है। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। अब आगे देखिए क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन है जिसको हम लोग अथवा कहते हैं, यानी अथवा में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। यानी यह जो क्वेश्चन है देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 17 का ही अथवा का क्वेश्चन है कि सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और अत्याचारों की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है कि सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वास और आचार इस्लाम के अंतर्गत रहस्यवादियों का उदय हुआ, जो सूफी कहलाते थे। सूफियों ने ईश्वर व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर बल दिया। वे राज्य से सरोकार नहीं रखते थे। सूफी मत का आधार इस्लाम ही था, परंतु भारत में आने के बाद और हिंदू धर्म के संपर्क में आने पर हिंदू विश्वासों और रीति रिवाजों में काफ़ी समानता आती गई। इस मत का उदय पहल ईरान में हुआ। सूफी मत के बहुत से सिद्धांत भक्ति मार्ग के सिद्धांतों से मिलते जुलते हैं। नंबर 1, ईश्वर एक है और संसार के सभी लोग उसकी संतान है। ईश्वर की सृष्टि की रचना करता है। सभी पदार्थ उसी से पैदा होते हैं और अंत में उसी में समा जाते हैं। नंबर 2, संसार के विभिन्न मतों में कोई विशेष अंतर नहीं है। यद्यपि सभी वर्ग भिन्न भिन्न है, तथापि उनका उद्देश्य एक ही है, अर्थात सभी मत एक ही ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। नंबर 3, सूफी मानवतावाद में विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि ईश्वर को पाना हो तो उससे पहले मनुष्य मात्र से प्रेम करना जरूरी है। ये तो बात सही है। वे किसी भी व्यक्ति को केवल उसके धर्म के आधार पर भेदभाव रखने के पक्ष में नहीं थे। नंबर 4, मनुष्य अपने शुद्ध कर्मों द्वारा उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। नंबर 5, समाज में सब बराबर है, न कोई बड़ा न कोई छोटा। और नंबर 4, मनुष्य को अंडाम्बरों से बचना चाहिए, भोग विलास से दूर रहना चाहिए एवं सदा और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसका नैतिक स्तर बहुत ही ऊंचा होना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 7 कि सूफियों ने अपने आप को वर्गों अथवा सिलसिलों में संगठित किया। प्रत्येक सिलसिले का अपना नेता होता था। नंबर 8 कि गुरु, पीर और शिष्य यानी मुरीद के बीच संबंध को बहुत महत्व दिया जाता था। गुरु ही शिष्यों के लिए नियमों का निर्माण करता था।
नंबर 9 सूफी आश्रम व्यवस्था, पश्चाताप, व्रत, योग, साधन आदि पर भी बल देते थे। और नंबर 10 सूफी संगीत पर भी बहुत जोर देते थे। तो देखिए यहाँ जो 10 पॉइंट दिखाया गया है, अगर आप लोग 5 पॉइंट तक याद रखते हैं तो ही काफ़ी, आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा। तो ये हम लोग का था 2010 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों का इसमें उत्तर के साथ हम लोग देखें। अब हम लोग फिर 2011 का पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग आगे का वीडियो में देखेंगे। आप लोग जो सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं वो कर लीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए।